कोई भी आर्ट फॉर्म है, उसको सीखने के लिए आपको उसके क्लासिक्स में जाना पड़ता है, उसके व्याकरण में जाना पड़ता है, उसकी बाकी बारीकियों में जाना पड़ता है। और उर्दू की जो गज़ल है, इसकी एक अपनी रिवायत है। मैंने ये महसूस किया कि मुझे अब जब उर्दू में ही गज़ल कहनी है, तो मुझे बाकायदा उर्दू स्क्रिप्ट भी सीखनी चाहिए। तो जब आसमान से आगे आने वाली थी, तो मैंने जगजीत जी से कहा कि मैं चाह रहा हूँ कि इसका लोकार्पण या जिरा या आपके हाथों हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कोई आप डेट बताइए। फिर वो बताते हैं कि थोड़ी देर में कि वो फलां डेट को मेरा नेहरू सेंटर में कंसर्ट है। तो वो हर साल वो कैंसर पेशेंट्स के रिलीफ के लिए एक चैरिटी शो करते हैं। जगजीत जी की शख्सियत की मैं बातें बता रहा हूँ। तो वो चैरिटी शो है मेरा, तो उसमें तुम फला डेट को तुम आ जाओ, कंसर्ट है, तुम वही अपन कर लेंगे। ये तो देखिए क्लासिकल अंदाज का मुखड़ा हुआ या बदला हुआ। और अब ये शेर देखिए आज के जमाने में, जीते बगैर जीतने वालों के दौर में, जीते बगैर जीतने वालों के दौर में, जीते बगैर जीतने वालों के दौर में। दोस्तों, आज से कुछ बरस पहले मैं ट्रेन में YouTube पर एक मुशायरा देख रहा था और वहाँ पर एक शायर आते हैं जिनको मैंने पहले नहीं सुना था, और उनका एक शेर मेरी पूरी आत्मा को हिला कर रख देता है। और वो शेर था कि शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। इतनी आसान भाषा में इतना गहरा लिख जाना अमूमन सुनने को कम मिलता है, और मेरा ये सौभाग्य रहा कि चंद महीनों में वो शायर बॉस्टन आए और मुझे उन्हें लाइव सुनने का मौका मिला। और आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि वो हमारे पॉडकास्ट पर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं उर्दू शायरी की दुनिया की एक मोतबर और मशहूर शख्सियत जनाब राजेश रेड्डी साहब। भारत से ताल्लुक़ रखने वाले राजेश रेड्डी साहब ने उर्दू शायरी के रिवायती हुस्न को आधुनिक दौर की जो हसासियत है उसके साथ जोड़ते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी गज़लें, नज़में मोहब्बत, इंतज़ार और इंसानी जज्बात जैसे मौज़ूआत को नहायत ही खूबसूरती से पेश करती हैं, जिसकी गूंज न सिर्फ अहले अदब में बल्कि जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उसमें भी महसूस की जाती है। ज़बान और जज्बात पर उनकी जो गहरी गिरफ्त है, उसने उन्हें हमारे दौर के मकबूल तरीन शायरों में शामिल कर दिया है। आज हम खुशकिस्मत हैं कि वो हमारे साथ मौजूद हैं और हमें अपनी फ़िक्र फ़न से मुस्तफ़ीद करेंगे। तो अब मैं जो हमारी को होस्ट और हमारी जो द पश्चिम प्रोजेक्ट की को फाउंडर हैं सुनैना काचरू, मैं उनको आवाज़ देता हूं कि वो आए और राजेश रेड्डी साहब का फॉर्मली इस्तकबाल करें और उनको आमंत्रित करें। सुनैना। थैंक यू सो मच मनीष। नमस्कार। ये शायरों के नगमे, कवियों की कल्पनाएं, हर दौर को पुकारें ये प्यार की सदाएं, ये इल्म की मीनारें, तहजीब के सितारे, यूं ही रहे हमेशा ये रोशनी के धारे। मशहूर शायर निदा फाजली का ये गीत हमें अदब की मीनारों और चमकते सितारों की याद दिलाता है। हर शायर की एक ख्वाहिश होती है कि लोग उन्हें उनकी शायरी से पहचानें, वो उनकी लेखनी से पहचानें। वो कहते हैं ना कि जहाँ रवि यानी कि सन नहीं जा पाता, वहाँ भी कवि, गुस्ताख कवि पहुँच ही जाता है। आज जिस शख्सियत से हम रूबरू हैं, उनकी लेखनी भी दुनिया के हर कोने में गूंजती है। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उनके ही एक मकबूल शेर की रोशनी में उनका इस्तेमाल करती हूँ कि मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। राजेश रेड्डी जी, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में स्वागत है। धन्यवाद सुनैना जी, धन्यवाद मनीष भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। राजेश जी, आपकी हम कहते हैं ना किसी इंसान को समझना है तो वी हैव टू सी वेयर ही हैज कम फ्रॉम और शी हैज कम फ्रॉम। तो मैं चाहती थी कि हम थोड़ा आपके शुरुआती दौर की ओर जाएं, बचपन की ओर जाते हैं।
मैंने जहाँ तक पढ़ा कि आप नागपुर और हैदराबाद दोनों शहरों से आप वाबस्ता हैं। तो थोड़ा हमें आपके बचपन की ओर ले जाइए और ये बताइए कि ये इन शहरों ने आपको शायर बनाया? वो प्रोसेस या वो प्रोग्रेस कैसे हुई वो बताइए? सुनैना जी, ये सही है कि जैसा मेरा नाम है राजेश रेड्डी, तो मूल रूप से हम लोग हैदराबाद के हैं। हमारे पेरेंट्स वहीं के रहे, लेकिन मेरा ननिहाल नागपुर था। तो मैं पैदा वहाँ हुआ, मेरी पैदाइश नागपुर की है, महाराष्ट्र में। और उसके बाद फिर पिताजी पोस्टल टेलीग्राफ्स डिपार्टमेंट में थे, तो नागपुर से पूरा एक सेक्शन जयपुर ट्रांसफ़र हुआ, तो वहाँ पिताजी सेटल हो गए। तो मेरी पढ़ाई परवरिश सब कुछ जयपुर में हुआ, और अगर शायर भी मैं बना हूँ तो जयपुर में ही बना हूँ जी। अच्छा, अच्छा। तो शुरू में घर में एक रुझान था लोगों का कैसे हाउ डिड यू गेट इनटू पोएट्री? नहीं, हमारे घर में जो माहौल था वो संगीत का था। जी, हमारे पिताजी अच्छे गायक रहे, बड़े भाई सब गायक हैं। और हमारे पिताजी ने जयपुर में एक क्लासिकल म्यूजिक कंसर्ट ऑर्गेनाइज करने वाली एक संस्था, श्रुति मंडल ऑर्गेनाइज करने वाली जो है, उसको एस्टेब्लिश किया, और वो बहुत अरसे तक आज भी काम कर रही है अपने ढंग से। तो बचपन से हम लोग क्लासिकल म्यूजिक के बड़े बड़े उस्तादों, गुरुओं को सामने बैठ के सुनते रहे, सीखते रहे, उनके आसपास घूमते रहे। तो एक माहौल संगीत का रहा। तो लेकिन लिखने पढ़ने की तरफ दिलचस्पी, या शायरी की तरफ दिलचस्पी, कविता की तरफ दिलचस्पी मेरे परिवार में सिर्फ मेरी ही या मुझसे ही शुरू हुई। माहौल संगीत का था, तो संगीत तो है, वो मेरी भी रगों में है, लेकिन साहित्य या शायरी का रुझान वो मुझसे ही शुरू हुआ। क्या आपने बाकायदा लिखना सीखा कहीं से या आपकी एजुकेशन किसी और फील्ड में है? नहीं नहीं, मेरी पढ़ाई लिखाई हिंदी लिटरेचर में रही। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एमए किया मैंने हिंदी में। लेकिन हमारी कॉलोनी कुछ ऐसी थी कि जिसमें कि सब तरह की एक्टिविटीज़ होती रहीं, और पिताजी की वजह से जो पीएचडी डिपार्टमेंट की भी जो एक्टिविटीज़ थी, उसमें भी हम लोग हिस्सा लेते रहे। और जो वहाँ पे फेस्टिवल्स, चाहे गणेश उत्सव हो या वो सब, तो कल्चरल एक्टिविटीज़ में बचपन से ही एक्टिव रहे। और धीरे धीरे फिर थोड़ा थिएटर भी किया, नाटक भी किया। और अच्छा। पता नहीं शुरुआत कब गीत की तरफ से हुई मेरी, कविता की तरफ। तो शुरू में मैंने गीत लिखे, गीतकार के तौर पर मंच पर जाता भी रहा, पढ़ता भी रहा। तो काफ़ी टाइम मैं गीतकार के रूप में वहाँ पे राजस्थान भर घूमा भी। और नीरज जी जैसे गीतकार ने मुझे आशीर्वाद दिया, मंच पर अपनी माला पहनाई, तो वो सब हुआ। लेकिन फिर हुआ ये कि जयपुर में हम, जो होता है हर फील्ड में, कि आप हम उम्र लोगों के साथ उठते बैठते हैं। तो जयपुर में हम उम्र जो गीतकार या शायर या जो कुछ थे, तो उठना बैठना होता था। तो शायरी का रुझान उनके साथ बैठते उठते और मुशायरे सुनते हुए ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ी। और फिर ये हुआ कि गीत की तरफ से मैं अलग होकर के, या गीत मुझसे छूटता गया, और गज़लों की तरफ, शायरी की तरफ मेरा रुझान बढ़ा। और मैंने बाकायदा उसके लिए उर्दू सीखी, उर्दू स्क्रिप्ट सीखी, घर में मौलवी साहब को रखे। तो फिर धीरे धीरे मैं गज़ल की तरफ आगे बढ़ा, और फिर गज़ल भी मेरी तरफ शायद आगे बढ़ी, और हमने एक दूसरे को अपना लिया जी। मेरा इसी सिलसिले में एक सवाल है, और थोड़ा सा मैं एक माहौल को थोड़ा सा लाइट करके मेरा वो सवाल क्या है, मतलब मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि जब मैंने आपको पहली बार सुना था, और जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बोला है कि ये यूट्यूब के ज़रिए, क्योंकि हम लोग तब तक यहाँ आ चुके थे, तो यूट्यूब के ज़रिए ही हमारा आपका जो तारुफ हुआ आपसे, वो यूट्यूब के ज़रिए हुआ। और आपका जो पहला शेर मुझे जो जिसने बिल्कुल जो रेड्डीज़ हैं, जो मजाक की बात होती है कि रेड्डीज़ ने मुझे 2 बार शॉक किया है, और दूसरी बार आपने शॉक किया है। पहली बार शॉक किया था जब मैं बेंगलोर गया। बेंगलोर में मेरी अभी एक्सटेंडेड फैमिली है, मैं बेंगलोर में कुछ समय रहा हूँ। तो वहाँ पे जब मैंने देखा कि जितने मोस्टली जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो रेड्डीज होते थे। और जब मैं जब बॉस्टन में अप डाउन करता था सिटी में, तो ट्रेन में मैं कभी कभी यूट्यूब पे मुशायरे लगा देता था। होता क्या था कि वो देखते देखते फिर कभी नींद आ जाती थी, तो मैं आंख बंद करके सुनता रहता था उसको, तो ट्रेन में। और मैं मुशायरा मुझे याद नहीं है, शायद वो दुबई वाला मुशायरा था, या शायद उसके पहले का कोई होगा। और आप आए और आप
की जो गज़ल थी और उसका जो पहला शेर था कि जब भी घर लौट कर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। जी। मेरी आंखें खुल गईं। मैंने कहा ये कौन है? और फिर मैंने थोड़ा सा रिवर्स करके देखा कि शायर के बारे में थोड़ा, तो राजेश रेड्डी। मैंने कहा यार ये तो ये क्या है? आप है राजेश रेड्डी और इतनी अच्छी भाषा पे पकड़, पहली चीज तो उर्दू पे। दूसरा, फिर मैंने सोचा हो सकता है कि आप हैदराबाद से होंगे, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि आपका वो कनेक्शन होगा। लेकिन फिर जो इतनी आसान हिंदी में, इतनी आसान भाषा में आपने जो बात, आपका जो पहला शेर निकला और सीधा ऐसे गया, मैंने कहा ये इतनी भारी बात, इतनी भारी बात। मतलब उस वक्त आपकी जो कहते हैं ना कि शायर के दिमाग में क्या चल रहा था, वो मनस्थिति क्या थी, क्योंकि इसके कई सारे इसकी कई परतें हो सकती हैं, इस पूरे शेर की कई परतें हो सकती हैं कि मुस्कुरा देते हैं बच्चे, मर जाता हूं मैं, कि क्या मैं खाली हाथ आया हूं, या बच्चे बाप की स्थिति जानते हैं और उस वजह से उनको पता है कि ये तो खाली हाथ है। मतलब वो जो एक जो गिल्ट है फादर में, तो कितनी लेयर्स उसकी हो सकती हैं। और लेकिन अगर आप पढ़ें तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा सा शेर है। तो वो मेरे लिए शॉकर था। और जो मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि चलिए, आपने अभी बताया आपकी एजुकेशन जो हुई वो आपने फॉर्मली, क्योंकि आपका संगीत का माहौल था, फिर एक आप भाषा की तरफ बढ़े, जी। हिंदी आपने पढ़ी, आपने उर्दू सीखी। लेकिन आपको किस वक्त ऐसा लगा कि आपको उर्दू अदब की तरफ बढ़ना है? क्योंकि आप हिंदी कविता भी कह सकते थे, हिंदी, लेकिन आप उर्दू की तरफ आपका रुझान स्पेशली कैसे हुआ? कब आपको लगा कि नहीं, मुझे उर्दू सीखनी है, मुझे स्क्रिप्ट सीखनी है, और मुझे इस क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ये बात करते हैं कि एक तो शायर होता है, दूसरा ये कि ये भी एक आर्ट फॉर्म है। आपको कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं और आपको अपनी धार जो कलम की है उसको लगानी पड़ती है। तो आपको कब ऐसा लगा कि मुझे अब थोड़ी इसमें धार पैनी करनी है, मुझे उर्दू की तरफ मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ? वरीश भाई, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, सवाल है। और सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो जो शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं, इस शेर की जो लेयर्स आपने उतारी हैं और जो जहाँ तक आप गए हैं, तो ये बहुत कम लोग इस हद तक शेर को समझते हैं या पढ़ते हैं या उतरते हैं उसमें। अब बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे इस शेर पर इतनी बात आपने की, अच्छा लगा। दूसरी बात ये कि कब उर्दू ज़ुबान की तरफ मुझे लगा कि मुझे उर्दू सीखनी चाहिए, वो तब महसूस हुआ जब मैंने गज़ल को अपनाया या गज़ल की तरफ मैं राग़िब हुआ, गज़ल की तरफ मुड़ा। गीत में लिख रहा था, लेकिन जब गज़ल की दीवानगी मुझ पर सवार हुई और गज़ल का फॉर्मेट, गज़ल जो 2 मिसरों में सब कुछ कह देना, बहुत कुछ कह देना, तो वो जो जादू है वो किसी और ज़बान में और किसी भाषा में और किसी फॉर्मेट में नहीं है। तो वो ज़बान का जादू, जब वो शेर का, वो गज़ल का जादू मुझ पर सवार हुआ, तो फिर मैं, जैसे मैंने कहा ना, हम उम्र लोगों में उठते बैठते थे, तो हमने सुनाना शुरू किया, मुशायरे सुनने, और बड़े बड़े लोगों को जब उस वक्त हमने सुना, तो वो जादू चढ़ता ही चला गया, सर पे चढ़ता ही चला गया। फिर मैंने भी शेर कहने शुरू किए, और जब महसूस किया कि जब गज़ल ही मुझे कहनी है तो हिंदी गज़ल से काम नहीं चलेगा। हिंदी में गज़ल की एक अपनी सीमाएं हैं, मतलब उसमें भी हो रही है, लोग कह भी रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। लेकिन गज़ल एक क्लासिकल आर्ट है, जैसा आपने कहा, और एक आर्ट फॉर्म को समझने सुनने के लिए आपको उसकी पूरी तैयारी करनी पड़ती है। अगर आप क्लासिकल म्यूजिक सीख रहे हैं तो सारेगामापा आपको करना पड़ेगा। क्लासिकल फॉर्मेट, या डांस कर रहे हो या कोई भी आर्ट फॉर्म है, उसको सीखने के लिए आपको उसके क्लासिक्स में जाना पड़ता है, उसके व्याकरण में जाना पड़ता है, उसके बाकी बारीकियों में जाना पड़ता है। और उर्दू की जो गज़ल है, इसकी एक अपनी रिवायत है। हाँ, इतने वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से कही जा रही है, सुनी जा रही है, पढ़ी जा रही है। तो जब तक आप अपनी रिवायत से नहीं जुड़ेंगे, उस गज़ल की, यहाँ गालिब हुए या मीर हुए या अमीर मीनाई हुए या दाग हुए या इंशा हुए, तो एक इन सबको जब तक आप उनके स्क्रिप्ट में नहीं पढ़ पाएंगे, हिंदी स्क्रिप्ट में चीज़ें छप रही हैं, पढ़ रहे हैं सब कुछ, लेकिन वो गज़ल की बारीकी जानने के लिए जब तक आप उनके उस्तादों को पढ़ने के लिए उस ज़बान को नहीं समझेंगे, पढ़ेंगे, तो
मैंने ये महसूस किया कि मुझे अब जब उर्दू में ही गज़ल कहनी है तो मुझे बाकायदा उर्दू स्क्रिप्ट भी सीखनी चाहिए। तो इसलिए मैंने बाकायदा मौलवी साहब को रख के घर पे उर्दू स्क्रिप्ट सीखी। और वो एक हिंदी का तो मैं हूँ ही, मैं अपनी हिंदी स्क्रिप्ट में भी लिख रहा हूँ और वो हिंदी में भी छप रही है, सुना रहे लोग। लेकिन मैं क्योंकि बाकायदा उर्दू गज़ल में भी उर्दू शायर के तौर पर मैं दुनिया भर में पहचानने जाने लगा हूँ, तो मैं बाकायदा उर्दू स्क्रिप्ट मैंने सीखी और आगे बढ़ रहा हूँ जी। वाह! हम्म, मुझे लगता है कि एक जो आपने इसमें बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आप किसी में पूरा उसमें एक फ़ील्ड में जाना चाहते हैं तो उसका जो रियाज़ है, उसकी जो पढ़ाई है, जी जी। उसमें आप पूरी तरह से घुसे। अम, मनीष ने जो शेर की बात की, मुझे जब वो शेर पढ़ रहे थे मनीष, तो मुझे लगा कहीं न कहीं एक सवाल ये भी हो सकता था कि ये लग रहा था कि आपका जिया हुआ शेर है या आपने जिया हुआ है, या देखा हुआ है या आपने अपने घर में ही किसी को देखा था। तो ये शेर कहीं क्रिएशन तो है, लेकिन कहीं न कहीं इट्स इट्स सो क्लोज़ टू द नर्व ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग कि लग रहा है कि आपने ये ज़रूर जिया है। इसलिए इस तरह के शेर ज़्यादा देर चलते भी हैं। जी जी। सुनैना जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ये है कि कवि को, शायर को जो है वो, या किसी भी कलाकार को, आर्टिस्ट को, किसी फील्ड का हो, चाहे वो शायर हो या अफसाना निगार हो या ड्रामेटिस्ट हो, तो ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि सारी की सारी चीज़ें आपका जिया हुआ होना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन आप जी, महसूस कर रहे हैं आसपास दुनिया, समाज क्या है, कैसा है, कि क्या कुछ हो रहा है ना। तो ये एक कॉमन मैन, आम आदमी का दुख है, आम आदमी की सच्चाई है कि वो घर पे जब लौटता है शाम को, बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि पापा आज कुछ लाए होंगे। और लेकिन जब नहीं लाते तो इस शेर के बहाने से अगर हम बात करें तो मैंने तो जो जितना जिया जिया, लेकिन एक आम सच जो ये है कि इसमें बच्चों का भी वो देखिए, वो मुस्कुरा रहे हैं कि यानी आप परेशान मत होइए पापा, आप नहीं लाए तो कोई बात नहीं। वो मुस्कुरा के उसको उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, पापा की गिल्ट को वो डाइल्यूट कर रहे हैं, हालांकि वो बढ़ रही है उससे। वो जो मुस्कुराना है उसको और उसके जो बाप की जो गिल्ट है उसको और बढ़ा दे रही है कि मैं कुछ नहीं ला पाया। और कुछ नहीं ला पाया तो क्यों? क्योंकि आर्थिक स्थिति ऐसी है, और आर्थिक स्थिति मेरी अकेले की नहीं है, मेरे जैसे जाने कितने लोगों की है। तो समाज पूरे की है। पूरे समाज का जो एक इसमें एक आम आदमी का जो दर्द है, दुख है, वो उसका आ रहा है। झलक। मनीष ने अभी शुरू कहा कि वो एक शेर जिससे वो उसका इंट्रोडक्शन हुआ टू द फिनोमिनन कॉल्ड राजेश रेड्डी जी। एंड मेरे लिए वो एक गज़ल थी जो जगजीत सिंह जी के लिए आपने लिखी थी। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए हैं खुदा 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 करके। करके जी। हाँ, दर्द दिल पाओगे वफ़ा करके, हमने देखा है तजुर्बा करके। निर्भर करके। तजुर्बा करके। मैं जब ये पढ़ रही थी, ये वापस अब आपसे बात करनी थी, तो आई वेंट बैक टू दैट मोमेंट कि जगजीत सिंह जी की के साथ आपकी वाबस्तगी काफ़ी रही है। और अक्टूबर 10th उनकी पुण्यतिथि, उनकी बरसी अभी हुई। तो एक मैं कश्मीर से हूँ, तो हमारे लिए एक पूरा दौर था जब हम लोग मेंटली खुद को एंगेज रखने के लिए बच्चे गज़लें सुनते थे, गीत सुनते थे। और एक बहुत लोग कहते हैं कि पोएट्री या गीतों से कौन-सी दुनिया बदलती है। दुनिया बदलती है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ ज़िंदगी के कुछ पल, तकलीफ़ के जो लम्हे होते हैं, वो थोड़े उसमें एक सहारा मिल जाता है। ये तो जी उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा-सा उस पे, क्योंकि बात जगजीत सिंह जी की निकली है और उनकी पुण्यतिथि है, तो उस पे एक कनेक्शन आपका उनके साथ कैसे, राब्ता कैसे बना और एक क्या आपका एक्सपीरियंस है उनके साथ काम करने? जी। जगजीत जी, मैं जैसे जब मैं बॉम्बे आया ऑल इंडिया रेडियो में ट्रांसफर होकर के, तो उस वक्त तो गजल का दौर जो है अपने पीक पर था। मतलब लोग फिल्म म्यूजिक से ज्यादा गजलें सुन रहे थे। घर घर में कैसेट्स का जमाना था, इवन सीडी भी नहीं आए थे तब तक। ये उस दौर की बात है। और जगजीत सिंह इधर, पंकज दास और राजकुमार जी उधर, मेहंदी हसन, गुलाम अली, मतलब, और घर घर में सब ये माहौल था कि लोग इन सबको एक स्टार की तरह से ये थे ही थे, मतलब स्टार भी थे ही थे। और सब मतलब एक बहुत ज्यादा ये इनको सुना जाता था, इनके कंसर्ट्स होते थे, इनके एल्बम्स आते थे। तो खैर, तो मैं, जैसा होता है कि मैं
जयपुर में शायरी मेरी शुरू हो गई थी, और ये जो शेर जो आपने पढ़ा, तो ये शेर मेरा जयपुर में हो चुका था। अच्छा। तो मैं जब यहाँ आया तो मैंने उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट किया और मैं अपना इंट्रोडक्शन दिया, और मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपना एड्रेस दिया कि हाँ ज़रूर आइए, तशरीफ लाइए, और मैं उनके घर गया। और एक गज़ल मैंने, ये जो पहली गज़ल उन्होंने गाई है, ये जो ज़िंदगी की किताब है, ये किताब भी किताब क्या भी क्या क्या किताब है, किताब है? जी, तो जी। ये गज़ल मैंने उनको दी। तो मेरी खुशकिस्मती कही है कि ये गज़ल देखने के बाद थोड़ी देर वो चुप रहे, और उसके बाद उन्होंने कहा ये मैं कर रहा हूँ। मतलब उसी वक्त उन्होंने कहा कि ये मैं कर रहा हूँ। मतलब ये नहीं कहा कि हाँ छोड़ जाइए, देख ले तो मैं बात करूंगा, अपन देखेंगे सब कुछ। तो लेकिन मेरी खुशकिस्मती कि उन्होंने कहा ये मैं कर रहा हूँ। और फिर मैं मिल के आया, मुझे बहुत खुशी हुई, और घर पे भी मैंने बताया कि आज बहुत अच्छा दिन गया, और इस तरह से। और फिर कुछ दिनों बाद उनका फ़ोन आया कि इसे सर तुम वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियो में, जहाँ वो अक्सर उनकी 90% रिकॉर्डिंग वहीं होती थी। उनका फेवरेट स्टूडियो था वेस्टर्न आउटडोर, नरीमन पॉइंट पे, ये सॉरी, चर्च गेट के उस तरफ। तो तुम ये गज़ल मैं कर रहा हूँ, तुम आ जाओ। तो फिर मैं गया, तो वहाँ ये रिकॉर्डिंग का सिलसिला चल रहा था, उन्होंने सुनाया। तो ये इस तरह से एक शुरुआत हुई। और लेकिन मैं आपसे आपके बिना पूछे मैं बताऊं कि उनका फिर आगे इतना प्यार रहा, इतनी मोहब्बत उनकी रही। एक तरह से छोटे भाई की तरह से उन्होंने मुझे ट्रीट किया। और जो मेरी दूसरी किताब हिंदी में आई, पहली थी ये उड़ान, जी, और दूसरा था दूसरी थी आसमान से आगे। तो आसमान जब से। आसमान से आगे आने वाली थी, तो मैंने जगजीत जी से कहा कि मैं चाह रहा हूँ कि इसका लोकार्पण या इजरा या आपके हाथों हो। तो रस्म इजरा। हाँ, है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कोई आप डेट बताइए। तो बोले ऐसा करते हैं, देखता हूँ थोड़ा करके। फिर वो बताते हैं कि थोड़ी देर में कि वो फला डेट को मेरा नेहरू सेंटर में प्रोग्राम है, कंसर्ट है। तो वो हर साल वो कैंसर पेशेंट्स के रिलीफ के लिए एक चैरिटी शो करते थे, हर साल उनका एक नियम था। तो इतने उनकी जगजीत जी की शख्सियत की मैं बातें बता रहा हूँ। तो वो चैरिटी शो है मेरा, तो उसमें तुम फला डेट को तुम आ जाओ, कंसर्ट है, तुम वहीं अपन कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। और वो किताब को रैप वैप करके जैसा होता है, हाँ, रिव्यू रिव्यू बांध के मैं गया हूँ वहाँ पे। तो खुश हुए, बोले कि ठीक है तुम वहाँ ऑडियंस में बैठो, मैं वहाँ से बुलाऊंगा तुम्हें। तो मैं बैठ गया, और फिर जगजीत ने कंसर्ट अपना शुरू किया। और फिर ये गज़ल गाई, ये जो ज़िंदगी की किताब है, ये किताब है क्या किताब है। तो क्लाइमेट हुई, सब कुछ हुआ, और हर शहर में किताब मिली। फिर उन्होंने अनाउंस किया कि अभी जो गज़ल मैंने गाई, इसके शायर यहाँ मौजूद हैं, राजेश रेड्डी। और उन्होंने कहा राजेश तुम खड़े हो जाओ, मतलब। तो मैं अपनी सीट पे खड़ा हो गया। लोगों ने फिर ताली बजाई, मैंने सबको शुक्रिया अदा किया। अब वो कहते हैं कि आज इनकी किताब आने वाली है, नहीं किताब आई है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके सामने इसका वो करें फंक्शन, और जो भी है। तो राजेश ऊपर आओ। तो मुझे स्टेज पे बुलाया किताब के साथ। मैं गया, उन्होंने रिबन खोला, वो सब कुछ हुआ, सबके सामने वो रखी। ये सारा कुछ मतलब हो रहा है। तो वो सब हो गया, सो ताली वाली बजाई, सब हो गया। और मैं शुक्रिया अदा करके मैं स्टेज से उतरने लगा। तो उन्होंने कहा कि राजेश जाओ मत, ऊपर इधर आओ। और मैं उनका तो बाकायदा म्यूजिक कंसर्ट चल रहा था, वो स्टेज बना हुआ था, वो गा रहे हैं, म्यूजिशियंस बैठे, सब कुछ है। तो मैं साइड पे उन्होंने कहा रुको यहाँ पे। मैं रुका। तो उन्होंने कहा एक माइक लाइए। तो एक साइड माइक, स्टैंडिंग माइक लाया गया। मैं वहाँ रहा। और फिर बोले राजेश वो गजल सुनाओ, जाने की इतनी उड़ान बाकी है। ये तब तक रिकॉर्ड नहीं हुई थी। और तो वो सुनाओ। तो मैं पढ़ने लगा। हो ये रहा है कि मैं मतला पढ़ रहा हूँ, मैंने जैसे शेर पढ़ा, और जगजीत सिंह म्यूजिक के साथ अपने पूरे उसको अपने गा रहे हैं। मतलब वाह! मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, वो गा रहे हैं, मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, वो गा रहे हैं। तो ये क्या बात किसी भी शायर को इससे ज्यादा प्यार, इससे ज्यादा क्या मोहब्बत, बात! इससे ज्यादा वाह! मान प्यार और क्या मिलेगा। तो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना था वो। और मैं उस इंसिडेंट को भूल नहीं सकता। ये एक कभी-कभी हम सोचते हैं कि कोई सिंगर क्यों इतना पॉपुलर हुआ और उनके जाने के इतने सालों बाद भी आज भी उनके गीत, उनकी ग़ज़लें अ,
उनकी कुछ गज़लों के पीछे आपकी लेखनी है, लेकिन फिर एक पर्सन भी होता है जिसे हम दूर से देख नहीं पाते, तो आप उस इस इंसिडेंट से आपने उनके बारे में बहुत कुछ बताया और उनका आपके साथ एक जो बात और बताता हूँ सुनैना जी उनके बारे जी, में, जब आप अभी उनकी बरसी को बरसी, किसी सिंगर ने, गजल सिंगर ने शायरों को, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो दूसरा इंसिडेंट बता रहा हूँ आपको, ये उन्होंने अपनी जब उनकी बर्थडे थी, उनकी शायद उनकी आखिरी बर्थडे थी, मैंने उसके बाद नहीं रहे, उन्होंने उसको सेलिब्रेशन यूं किया कि एक तो कंसर्ट किया शंडुखाना हॉल में, एक किया मुशायरा, मतलब ओह! उन शायरों का जिनको वो गाते रहे, वाह! वसीम बरेलवी, निदा फाजली, मैं, ताहिर फराज, मतलब जिन जिन को उन्होंने गाया उनको उन्होंने बुलाया, उनका मुशायरा किया। तो ये एक शायरों को वापस करना, उनका प्यार उनको लौटाना, तो ये बड़ी बात है जो उन्होंने किया, ये किसी और सिंगर के ने नहीं किया ऐसा, जहाँ तक मेरी जानकारी। जी जी ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अक्सर लोग जब पॉपुलर हो जाते हैं, मशहूर होते हैं तो थोड़ा-सा हिचकिचाते हैं क्रेडिट शेयर करने में। जी जी तो उन ऐसे इंसान भी कितना अज़ीम होगा जो अपनी रोशनी से हट के किसी और को उस रोशनी में लेके आए, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जगजीत सिंह जी से मिलने के वक़्त आप ऑलरेडी ऑल इंडिया रेडियो में काम कर रहे थे। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि उधर आप क्या कर रहे थे और कैसे वो जो सिलसिला था वो कैसे चला? जी, मैं ऑल इंडिया रेडियो में मैं 1980 में नवंबर में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर मैंने यूपीएससी क्लियर करने के बाद ज्वाइन किया, और फर्स्ट पोस्टिंग जालंधर और फिर जयपुर, इस तरह से फिर 86 में शायद हम मतलब बॉम्बे आए, तो बॉम्बे ट्रांसफर हुआ, और इस तरह से तो रेडियो में मैं अपना अपने मतलब लिखना पढ़ना, म्यूजिक कंपोज करना, प्रोडक्शन करना, प्लानिंग करना, ये सब चलता रहा जी। ये और चीज़ आखिर में मैं जब रिटायर हुआ हूँ तो स्टेशन डायरेक्टर विविध भारती, जो मेरा अच्छा। फेवरेट चैनल था, जिसको सुनते सुनते हम लोग बड़े हुए, उसी का जी, डायरेक्टर होकर रिटायर हुआ, तो ये भी एक दूसरी खुशकिस्मती थी मेरे मस्त। लिए। तो आपकी पहली किताब कब छपी और उसने आपने भी नाम भी बताया पर उसके बारे में थोड़ा बताइए? उड़ान उड़ान मेरी पहली किताब थी, और उड़ान। इसका भी ये है कि 93 में, और ये जो मेरे इसको किसी प्रोफेशनल पब्लिशर ने नहीं छपा था, बल्कि मेरे प्यारे दोस्त जो मेरे फैन भी थे, फिर दोस्त भी बने, फैमिली फ्रेंड बने, विजय मेहता, उन्होंने छापा, और इसको बहुत ज़्यादा प्यार मिला। फिर बाद में वाणी ने भी छापा, वाणी प्रोडक्शन। जी, तो अभी तक आपकी कितनी किताबें बाहर आई हैं पोएट्री की? हिंदी में कुल मिला के 4 हुई हैं, जी, उर्दू में 2 हुई हैं। अच्छा। तो इनके नाम क्या है और हम अगर किसी को खरीदनी है तो व्हाट हाँ, शुड दे डू? तो हिंदी में ये है उड़ान, आसमान से आगे, आसमान से। वजूद, और ये जो ज़िंदगी की किताब है। जी, वाह! आई नो मुझे मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मौका मिला है आपके साथ स्टेज शेयर नहीं, करने मुझे का। भी अच्छा लग रहा है। जी। पुणे में हमने साथ में परफ़ॉर्म किया था मोनिका जी हुँ, के दक्कनी हुँ। लिटरेचर फेस्टिवल जी, में। जी। जी एक सवाल जो हमेशा हमरा आपका इतने सारे आपके रोल्स रहे हैं आपने बताया कि प्रोडक्शन में थे, साउंड प्रोडक्शन में थे, फिर रेडियो में आपने काम किया, फिर शायरी तो आपकी चलती ही रही। अ, ये सब जब इंसान बढ़ जाता है अलग-अलग दिशाओं में इससे अ पहले मैं जर्नलिस्ट भी रहा, 10 साल थिएटर भी किया, ये सब भी हुआ है। जी। हुँ। अम, तो ये जो आपके अलग-अलग पहलू हैं आपके पर्सनैलिटी के, क्या आपको लगता है कि इससे आपकी शायरी में कमी होती है या इज़ाफ़ा होता है? नहीं, मेरे हिसाब से तो इज़ाफ़ा ही होता है। आपका जी, एक्सपीरियंस जितना वाइड होगा, मुख्तलिफ होगा, अलग-अलग फ़ील्ड से आपकी वाबस्तगी होगी, जुड़ाव होगा, जी, और और ऑब्ज़र्वेशन तो है ही है सबसे बड़ी चीज़। तो मेरी शायरी में तो इन सब चीज़ों ने इज़ाफ़ा किया है, ऐड ही किया है। जी। जी। अम, एक सवाल जो कई बार मेरे मन में उठता है, कुछ इसमें अलग-अलग व्यूज़ हैं सबके, मैं आपका व्यूज़ समझना चाहूँगी कि क्या राइटर्स ब्लॉक जैसी कोई चीज़ होती है? अगर होती है तो अ, अगर आपके साथ होती है तो आप इससे कैसे निकलते हैं? नहीं, वैसे ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, करम है, जो भी है, कि बहुत ज़्यादा मेरा राइटर्स ब्लॉक जिसे कहते हैं, वो उसका
सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन कभी ऐसा होता है तो उसका एक ही इलाज है, जैसे म्यूजिक में भी होता है, और उसमें कि आप रियाज करें। और रियाज, ये शब्द शायरी में शायद अजीब सा लगे, लेकिन शायरी का रियाज या पढ़ने लिखने का रियाज है कि आप अच्छा पढ़ें, अच्छा सुने, अच्छा देखें। और उसको कई कई चीज़ें प्रैक्टिस में भी होती हैं कि जिससे रियाज होता है। अब और कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ गुनगुना रहे हैं, कुछ धुन रहे हैं, या क्लासिकल सरगम कर रहे हैं, या कोई फिल्मी गाना ही गा रहे हैं, या कोई गज़ल गा रहे हैं, तो वो एक वो रियाज उसका होता है। शायरी में है कि आप किसी मिसरे को लेकर आप अपने ढंग से उसको कोई कोई गज़ल आपको अच्छी लगी, किसी की भी हो, आपने पढ़ते पढ़ते फेसबुक पर या यूट्यूब पे या इस पर ट्विटर पर या किताब में कुछ भी आपको अच्छा लगा, कोई भी चाहे वो गालिब का हो या आज के शायर का हो, वो आपको अच्छा लगा, तो आपने अपने ढंग से उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की, उस पर अपने ढंग से काम करने की कोशिश की, तो वो भी रियाज का हिस्सा है। और उसमें रियाज में होते होते कब आपका अपना शेर निकल आए और फिर उस पर आप काम करने लगे और गजल हो जाए, तो ये मेरे साथ लगातार होता रहता है जी। अच्छा। तो आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ लगे कि कहीं स्याही मिल नहीं रही है कुछ लिखने की, तो आप पढ़ें और उसे उसे गुनगुनाते रहिए, अपनाते रहिए हाँ, और आपको उसमें रहना चाहिए। आपको आपका जो आपका सोच है, आप इन्वॉल्व रहें उसी में, उसी काम में। आप खोए हुँ, रहें या डूबे रहें या उसमें इन्वॉल्व रहें। तो जितना आप इन्वॉल्व रहेंगे तो 24 घंटे अगर आप शायरी में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं, कोई अच्छा मिसरा आपके ज़हन में घूम रहा है, कोई अच्छी किसी की लाइन अच्छी किसी का अच्छा शेर आपके ज़हन में आपके साथ चल रहा है, तो आप उसी प्रोसेस में हैं, तो प्रोसेस में ही कोई चीज़ निकल के आती है। जी। राजेश रेड्डी जी, आप ऑब्वियसली इतनी बड़ी विधा में आप माहिर हैं, और हम भी उसी के पीछे पीछे चल रहे हैं। और हमेशा, जैसे कि आपने बोला कि रियाज करते रहना चाहिए और सुनते रहना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए, और हम भी कोशिश वही करते हैं। तो आज हमारी जो रिक्वेस्ट है कि आप कोई ऐसी गज़ल सुनाएं जो हमको इंटरनेट पे ना मिले, और अगर हम यूट्यूब पे ढूंढने जाएं तो हमको वो ना मिले। ऐसा कुछ कुछ नया सा जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे नहीं है, वो कुछ सुनाइए तो मज़ा ही आ जाएगा। अ, मैं गज़ल सुनाता हूँ, शायद ये यूट्यूब पर, इंटरनेट पर नहीं है। और इसमें मेरा जो संगीत पक्ष है वो भी आपके सामने आएगा। मैं इसको तरन्नुम जी। से पढ़ता हूँ। अरे वाह, और इरशाद। तो इसकी कंपोजिशन भी शायद आपको अच्छी लगी। और ये क्लासिकल अंदाज में कुछ आज की बातें कहने की कोशिश की है, छोटी बहन है, देखें। हम जी रहे हैं जान, हम जी रहे हैं जान, तुम्हारे बगैर भी हम जी रहे हैं जान, तुम्हारे बगैर भी हर दिन गुजर रहा है, हर दिन गुजर रहा है, गुजारे बगैर क्या बात। भी हम जी रहे हैं जान। अच्छा, ये तो देखिए क्लासिकल अंदाज का मुखड़ा हुआ या मतलब हुआ। और अब ये शेर देखिए आज के ज़माने में। जीते बगैर जीतने वालों के दौर में, जीते बगैर जीतने वालों के दौर में, जीते बगैर जीतने वालों के दौर में कुछ लोग हार जाते हैं, कुछ लोग हार जाते हैं, हारे बगैर भी क्या वाह वाह बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर। बहुत ही क्या बात! सुंदर। जो वाह! सब कुछ मैनिपुलेट होता है अपने यहाँ, तो खास तौर से जी। हम जी रहे हैं जान। ये भी देखें खास शेर। सबके लिए किनारे पे होता नहीं कोई, क्या बात है! सबके लिए किनारे पे होता नहीं कोई, सबके लिए
किनारे पे होता नहीं कोई, कुछ लोग डूबते हैं, कुछ लोग डूबते हैं, पुकारे वाह! क्या बात है! अरे बगैर वाह! क्या बात है! बहुत भी क्या बात है! क्या बहुत बात हम है! सुंदर। वाह, वाह, वाह! जी रहे बहुत हैं प्यारी। बहुत ओह! ही और उस गजल बहुत का आखिरी शेर देखें, खास शेर, इरशाद। ऐसे भी है जो डूब गए दिल के साथ साथ, ऐसे भी है जो डूब गए दिल के साथ साथ, ऐसे भी है जो डूब गए दिल के साथ साथ, दरिया में अपनी नाव, दरिया में अपनी नाव उतारे वाह! वाह! बगैर क्या क्या बात बात है! है! क्या बात है! क्या बात है! वाह! बहुत खूब, बहुत हम खूब। वाह! जी रहे हैं जान, तुम्हारे बगैर भी हर दिन गुजर रहा है, गुजारे बगैर भी। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह! क्या बात है एक अर्जुन! क्या बात है! सुनैना, बहुत मुझे सबसे पहले मुझे एक चीज़ ये बोलनी है आपको। तो मैं मैं तो चाहूँगा कि सुनैना गज़ल के बारे में बात करें, लेकिन मैं बात करना चाहूँगा कॉम्पोज़िशन के बारे में। बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोज़िशन। तो इसीलिए मैंने खास तौर से ये गजल चुनी कि जिसमें जो मेरे संगीत के मेरे परिवार में रहा है, तो उसकी भी झलक आपको मिले। और जी, बिल्कुल। वो झलक ऐसी झलक नहीं है, वो बिल्कुल उभर के सामने आई है, वो झलक नहीं है। हम्म, और उसमें जो सुरों की जो मुस्तैदी है, वो भी दिख रही है कि आपके जीन्स में वो है। और बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन। थैंक यू, बिल्कुल, जो शुक्रिया कहते हैं मनीष ना जी, कि शुक्रिया। आप गुनगुना सकते हैं, इतनी अच्छी कॉम्पोजिशन है कि आप ये एपिसोड खत्म होने के बाद शायद मैं उसको गुनगुनाता रहूंगा। और सुनैना, थैंक यू, आप गजल की बात करिए। थैंक यू, नहीं शुक्रिया। राजेश जी, आपने जो इसमें वो किनारे वाली बात कही, वो एक बार फिर से वो शेर पढ़िए ज़रा, या गाइए जो भी। सबके लिए किनारे पे जी, होता जी, नहीं कोई, जी। सबके लिए किनारे पे होता नहीं कोई, वाह! कुछ लोग डूबते हैं पुकारे बगैर भी। वाह! पुकारे वाह! हुए बगैर। क्या बात है। मुझे लगता है शुक्रिया। कि मुझे इस मोमेंट पे मुझे ऐसा लग रहा था कि जो व्हाटएवर आई वाज़ गोइंग थ्रू और फीलिंग, यू जस्ट सेड इट। एंड क्या बात है। बहुत ही उम्दा। अम, और क्या ही कहें, मैं आई एम नॉट क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन द गज़ल, बट वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट, आई वुड से दैट। थैंक आई यू वुड जी, थैंक यू। थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट। आई डोंट नो, मेरे लिए वो एक इमोशनल मोमेंट था। अम, ये कैसे हो जाता है कि शायर ऐसा कुछ कहते हैं, जो अभी जैसे आपने गाया, मनीष ने संगीत की बात की, मैं लफ्ज़ों की बात कर रही थी, इमोशंस की बात कर रही थी, तजुर्बों की बात कर रही थी। पर कैसे ये शायर वीव करता है जो यूनिवर्सल, पर्सनल एक्सपीरियंस, बट यूनिवर्सल आल्सो, यूनिवर्सल इन फील, तो वो कैसे हो जाता है? नहीं, मैं शुरू से कहता हूँ कि जो हम इसके क्लासिकल आर्ट और सीखना वगैरह ये सब तो होता ही है, वो आप अपने काम पर जो धार चढ़ाना कहते हैं वो सब है, सीखना समझना रियाज करना वो सब है अपनी। लेकिन ये सच है, मेरे लिए तो है या सबके लिए सच है, ये सिर्फ आप एक माध्यम है, जो कोई है जो आपसे काम ले रहा है। और ये भी जो है, ये जगजीत सिंह साहब का कहा हुआ वो है कि कोई है जो हमसे काम ले रहा है। तो उनसे उन्होंने गाने का काम लिया, किसी से सचिन तेंदुलकर से क्रिकेट का काम ले रहा है, लिया। तो कोई है जो आपसे कोई चीज आप में उसने डाली है या पैदा की है। अब आपका काम है कि उसको आप कैसे उसको बनाए रखते हैं या उसको और इम्प्रूव करते हैं। तो जो भी मेरी शायरी है या किसी की भी शायरी है, तो उसमें 90% या 90% तो कभी कह लीजिए उसको, वो कहीं ना कहीं ऊपर की देन होती है। और वो जिसको आप टैलेंट कहते हैं या उसके गॉड गिफ्ट कहते हैं, जो कुछ भी है, ये उसके बगैर नहीं होता। ये उसका दिया हुआ है जो कुछ भी है, आपको किस ढंग से उसने ढाला है, किस ढंग से बनाया है। और बाकी फिर आपकी मेहनत
वो उसके बगैर आपका काम नहीं होता। वो आपको मैं मुझे दे दिया है तो मैं घूमता फिरूं और मैं कि बस मुझे मिल गया, मैं ऐसा नहीं। आपको अपना काम करना ही पड़ेगा, और वो काम जितने आप लगातार सिंसियरिटी से करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और सुनने वालों को, पढ़ने वालों को भी अच्छा लगेगा। मेरा एक सवाल है यहाँ पर जी राजेश जी, जो एक्चुअली मुझे उस सवाल का बहुत समय से मेरे दिमाग में गूंज रहा था, लेकिन अब आपने वो क्यों दे दिया मुझे। हमारा जो ये द पश्चिम प्रोजेक्ट है, इसमें हम लोग पॉडकास्ट, ये जो पूरा मकसद है, इसके पीछे मकसद यही है कि जो भाषा है, जो आर्ट है, जो लिंग्विस्टिक आर्ट्स हैं, उसको कैसे हम वेस्ट में रह के, पश्चिम में रह के, और उसको हम अंग्रेजी के समानांतर लेके आए, उसको दबा के नहीं, उसके बराबर एक स्टेज पे लेके आए, क्योंकि अलग अलग भाषाओं के जानने वाले, बोलने वाले यहाँ पर लोग हैं पूरी दुनिया में। हमारा मकसद वही है कि हिंदी उर्दू एक अंग्रेजी के साथ एक 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 सेम स्टेज पर आए। तो उससे उसके तहत हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हमने बुक लॉन्चेस किए हैं, हमने ऑथर से हम बात करते हैं, उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं हम। टाउन हॉल भी हमने एक किया था, दीप्ति नवल जी जानी मानी एक्टर्स तो हैं ही, और वो बहुत बड़ी ऑथर भी हैं, तो एक टाउन हॉल उनके साथ किया था हमने। और हमने अभी रिसेंटली हमने एक क्रिएटिव राइटिंग की क्लास एक शुरू करा, और हमने शुरुआत करी गज़लों से। तो हमने, हमारे जो उस्ताद हैं अंबर खरबंदा जी, वो देहरादून में रहते हैं, हमने उनसे संपर्क जी किया, जी और जी। बहुत ही उम्दा शायर हैं वो। नहीं, मैं और जानता हूँ, मैं जानता हूँ उनसे, वो फोन में भी बहुत बात हुई, और उनके लिए एक इंटरव्यू भी रिकॉर्ड हुआ था जी। तो उनकी वो हमारे उस्ताद हैं, और वो हमने 11-12 एपिसोड उनके साथ गज़लों के, गज़ल राइटिंग के किए हैं, जिसमें हमने शुरुआत करी बेसिक से, और फिर हम बहुत ही डीप गए, फिर हमने गज़लों की बात करी, हमने कई तरीके की जो गज़ल की जो रिवायती शक्ल है उसको एक समझने की हमने कोशिश करी, और हम इस चीज़ को, हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए हम फ्री में लेना चाहते थे। तो उससे रिलेटेड अब जो मेरा ऑब्जर्वेशन, आपकी जो भी मैंने आपका साहित्य, आपकी गज़लें पढ़ी हैं, और एज अ स्टूडेंट समझ लें, या क्योंकि हम वो क्लासेस कर रहे हैं उन अपनी ऑडियंस के लिए, आप उसके व्याकरण को पहले जैसे हमारी बात ये अमर जी से भी हुई कि ख्याल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद उसकी ग्रामर आती है। तो सही। जी ख्याल, जब आप कोई गज़ल, कोई ख्याल उतरा, तो क्या आप ने अपना एक 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 फॉर्मेट बनाया हुआ है कि आपको छोटी बहर में ही कहना है, या इस बहर के आसपास ही रहना है, और फिर उसकी ग्रामर में आप जाते हैं, या यू जस्ट गो विद द फ्लो, और जो ख्याल है, ख्याल के हिसाब से आप उसका ग्रामर। नहीं, इसमें मनीष जी बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। और शायरी का जो प्रोसेस है, जो वो है, वो यही है कि ख्याल, मतलब कोई भी एक जो चीज़ आपको हॉन्ट करती है अचानक, वो किसी वक्त भी हो सकता है। वो ये इंसिडेंट जो है, ये किसी भी शायर के लेखन में, उसके राइटिंग में कभी भी हो सकता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आपका सवाल चल रहा है, और मेरे दिमाग में कोई थॉट कौन गया, या मैं सो रहा हूँ, मैं बाथरूम में हूँ, तो कहीं ये ट्रेवल कर रहा हूँ, ये कभी भी कुछ भी आपको क्लिक कर सकता है। जैसे क्लिक करना कहते हैं, तो वो थॉट जो है वो आपको कब क्लिक कर जाए, कुछ कह नहीं सकते। कुछ अच्छा पढ़ते हुए, कुछ अच्छा देखते हुए, अच्छा सुनते हुए, तो ये सब होता है। तो पहले वो व्याकरण नहीं आती है, व्याकरण पहले नहीं आती है। व्याकरण तो तभी आती है जब उर्दू शायरी एक परंपरा है तरही गजल की, आपने आप सुना होगा इसके बारे में, कि यानी जी कि वो एक मिसरा दिया जाता है, तो वहां तो व्याकरण पहले दे दी गई आपको, है ना। एक पंक्ति दे दी गई, उसका मीटर तय है, उसके रदीफ काफिये तय है ना। वो आपको दे देगा कि अब इस मीटर पे आपको अपने ढंग से गजल कहनी है। तो एक पंक्ति आपको मिली हुई, एक मिसरा मिला हुआ है, उस पर आपको पूरी गजल कहनी है। तो ये भी मैंने जी रामपुर में की मशहूर लाइब्रेरी है, गजल लाइब्रेरी, उसके लिए गजल कही और लोगों ने पसंद किया, वो भी है। तो वहाँ व्याकरण पहले है आपके सामने। वो एक उदाहरण दिया गया कि ये है मीटर, ये रदीफ, ये काफिया, इस पर आप अपनी गजल कहिए। तो वहाँ व्याकरण पहले, वो उसको बोलते हैं तरही मुशायरा, उसमें तह है।
तरह यानी वो मिसरा जो दिया गया है उसको तरह बोलते हैं कि ये तरह है, यानी इसकी ये लिमिटेशंस है, ये रदीफ, ये काफिया और ये मीटर, इसके आगे पीछे नहीं जाना आपको। तो वहाँ वहाँ भी आपको हुनर दिखाना अगर आप हैं तो वो एक शायर की का इम्तहान होता है वो। तो वो और ये परंपरा जाने कब से चली आ रही। बहादुर शाह जफर के ज़माने में उनके शाही दरबार में भी तरही मुशायरे होते जिसमें बड़े बड़े उस्ताद शामिल होते रहे सब कुछ। तो ये रिवायत आज भी उर्दू में फॉलो की जा रही है। तो एक ये भी है कि इसी से जो नौजवान जनरेशन है वो अपने व्याकरण पे भी उसकी पकड़ मजबूत होती है, उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये प्रैक्टिस का प्रोसेस जो है ये तरही मुशायरे जो उसमें काफ़ी रोल पैदा करता है। प्लस आपको वो भी कह के आ रहा है, वो भी उसने भी शायरी की, उसने भी गज़ल कही, उसने 25 लोगों ने अगर गज़ल कही है और एक वो उसमें बैठ करके आपस में एक दूसरे को सुना रहे हैं और सुनने वाले सुन रहे हैं कि इसकी गज़ल बहुत अच्छी है, इसकी गज़ल बहुत अच्छी है, इसकी सबसे अच्छी है, इसमें कुछ बात नहीं है। तो लाइक कंपटीशन भी हो रहा है और आपके निखार का भी उसमें आ रहा है कि यार उसने बहुत अच्छी गज़ल कही, उसका अच्छा शेर बहुत अच्छा था, मतलब वही काफ़ी है, वही देखिए उसने बहुत अच्छा काम किया। तो ये तो आपको सीखने भी को भी मिलता है और अपनी प्रतिभा दिखाने का भी मौका मिलता है। तो ये तो हुआ व्याकरण पहला हुआ। लेकिन तरही मुशायरे के अलावा ज़्यादातर ये होता है कि कोई ख्याल आपको हॉर्न करता है, कोई क्लिक करता है और फिर आप उस पर सोचने लगते हैं और काम करने लगते हैं। तो वो ख्याल अपना मीटर खुद लेके आता है, अपना फॉर्मेट खुद लेके आता है। कभी वो छोटी बहर में भी हो जाता है, कभी उसके लिए बड़ी बहर भी हो सकती है। तो ख्याल जब आता है तो वो कब कैसे किस मीटर में ढले इसका कुछ शायर को भी पता नहीं होता। ये शायर को पता नहीं, जब शेर होने लगता है, वो प्रोसेस में कोशिश करने लगता है या काम करने लगता है, तो वो बड़े मीटर में उसको अच्छा लगता है या छोटे मीटर में भी उसकी गुंजाइशें पूरी हो जाती है। तो पहले ख्याल फिर मीटर, ये प्रोसेस है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। ये हम चाहते हैं कि हमारा हर एपिसोड कुछ ना कुछ जो ऑडियंस है उसको दे के जाए, और मेरे ख्याल से इस एपिसोड से बहुत कुछ मिलने वाला है हमारी ऑडियंस को। सो शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर दिस। राजीव जी, एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि कई बार हम लोग शायरों को कहते हैं कि अपने शब्दों के पीछे छुपते हैं। कभी-कभार लगता है ये एक्टिविस्ट हैं, कभी-कभार मतलब वो हेरा-फेरी शब्दों की कर रहे हैं। आप शायर का रोल कैसे देखते हैं सोसाइटी में? शायर का रोल जैसे ये हो कि साहित्य से समाज में कोई बहुत बड़ा कभी क्रांति बदलाव ये हिंदुस्तान में तो नहीं आया, वरना कबीर इतने पहले हो गए और जाने क्या क्या कह के गए, समाज वही का वही है, अभी भी कुछ बदला नहीं है। दुष्यंत जाने कितना कुछ कह के गए। अगर आज के दौर की बात करें तो हिंदी की जो पॉपुलर राजनीति में सब उधेड़ के रख दिया सब कुछ, लेकिन राजनीति आज भी वही है, बल्कि उससे भी खराब है। समाज इससे भी खराब है। इससे ज़्यादा खराब समाज मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जो आज हम जिस दौर में जी रहे हैं। टेक्निकली हम लोग बहुत आगे बढ़े, दुनिया बढ़ी तो हम भी बढ़े, लेकिन सामाजिक जो सरोकार है, सामाजिक संबंध है, सामाजिक सोच है, वो बहुत तो ये एक बात। लेकिन इन सब के बीच में शायर का जो रोल है वो अपने जो वो सोचता है, और कोई भी शायर अगर शायर है, कोई भी आर्टिस्ट अगर आर्टिस्ट है, तो वो समाज का बुरा नहीं चाहेगा, समाज का, व्यक्ति का, किसी का भी, दुनिया का। तो वो उसको अपनी शायरी में उसको लगातार उस सड़क पे आकर के या किसी रैली में भाग लेके वो अपना रोल अदा नहीं करता। वो रोल अपना अपना कागज पे करता है, अपने आवाज पे करता है, अपनी शायरी के जरिए करता है, अपने काम के जरिए करता है। तो मैं अगर एक मैंने शेर कहा, जैसे मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। अब ये सारा कमेंट जो है ये आज की दुनिया पर है, आज के माहौल पर है, आज के समाज पर है, और ये समाज हमारा ही नहीं पूरी दुनिया में जो हो रहा है। तो बड़ों की देखकर दुनिया, अब इसके लिए मैं सड़क पर नहीं गया हूँ कि ये हम बदलो, दुनिया को बदलो, हर समाज को बदलो, ये क्या हो रहा है। मैंने अपना काम किया कि मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि दुनिया ऐसी नहीं है और अच्छी नहीं है। बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। तो ये जो बड़ों ने दुनिया बना रखी है, ये क्या बना दी है, ये हम किस दुनिया में रह रहे हैं। तो ये एक शायर के तौर पर जो आपने ऑब्जर्व किया वो आपने कह दिया। आप उसके लिए बदलने के लिए झंडा लेके, नारा लेके नहीं निकले। जी,
जी, दुष्यंत ने भी तो कहा था कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने जी, में जी, सही, बिल्कुल हो सही है, कहीं बिल्कुल भी सही है। आग, वो कहीं लेकिन भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आग जलनी चाहिए। जलनी चाहिए। हो गई है ये पीली नमक सी, पिघलनी चाहिए, हुँ, इस हिमालय से कोई गंगा गंगा निकलनी चाहिए। निकलनी गंगा चाहिए। जी। निकलनी चाहिए। एक इसी बात पे मुझे याद आया, मैं जावेद अख्तर साहब का इंटरव्यू एक देख रहा था। वो एक्चुअली हमारे शहर में है और कल परसों उनका मुशायरा है यहाँ पे। तो जावेद साहब ये बोलते हैं कि जो कवि है, जो पोएट है, जो राइटर है, वो सोसाइटी की वोकल कॉर्ड्स है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही अगर कि जेन्युइन पोएट सोसाइटी है की तो, वोकल जेन्युइन कॉर्ड्स है। पोएट हो, सिर्फ एंटरटेनर है तो नहीं, जेन्युइन पोएट है तो, जैसे मैंने मतलब मैं अपना कोई नहीं कहता हूँ कि आप मुझे कहें, लेकिन मैं महसूस करता हूँ जो मैंने किया, तो जो अगर ये शेर लगता है कि आपको ये इसमें जी ये वोकल कॉर्ड ही है जिसके बारे में आप कह रहे हैं, जी सही कह रहे हैं आप। जी जी जी, वही वही मैं बोल रहा था कि उन्होंने, मतलब मुझे इतनी अच्छी बात रही कि अगर आप चीखेंगे चीखेंगे चीखने चिल्लाने का मतलब यह है कि आपको वो आवाज़ बननी पड़ेगी जो सोसाइटी को उस चीज़ का एहसास कराए कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, जी अपने तरीके से। तो जी, बड़ा अच्छा लगा, और वो वही चीज़ आपने भी यहाँ पर, मतलब वो मुझे कनेक्ट की वो बात जी, जो आपने अभी बोली। तो जी। बस वही मैं थैंक यू। मैं यहाँ पे जी जी शुक्रिया। बोलना चाह रहा था। राजेश जी, अम, आपकी ये एक सवाल मुझे ज़रूर था कि आपकी आपकी अगली किताब कब आ रही है? अभी अभी आई है ये जो जिंदगी की किताब है, रेख्ता पब्लिकेशन ने हिंदी में भी और उर्दू में भी पब्लिश किया इसको, और अभी काम चल रहा है, देखिए साल 2 साल में या चीजें तो हो रही हैं, अपनी जी। तैयारी। ये किताब अभी आई, कुछ महीने पहले ही आई है। ये कहाँ अमेज़न वगैरह पे मिल जाएगी? अमेजन पे है अवेलेबल, दोनों किताबें, मतलब हिंदी वर्जन भी, उर्दू भी। उर्दू भी है। अच्छा। आपके पास इस वक्त वो है क्या यहाँ पर आपके टेबल पे? वो किताब जो अभी आई है आपके कवर टेबल पे अगर आप अभी है? दिखा सकें तो। जी, ये हिंदी में है। बहुत अच्छी। ये जो जिंदगी की किताब है, और ये रेख्ता पब्लिशिंग जी, हाउस, रेख्ता का अपना पब्लिशिंग अमेजन हाउस अमेजन है। पर अवेलेबल है। ठीक है जी। और लिंक ये यहाँ पर। किताब उर्दू में इन्होंने दूसरे से नकल जी। वाह, बहुत ही बढ़िया। शायद हमें अपने इस पॉडकास्ट का टाइटल भी मिल गया। ये की। ज़िंदगी जी जी जी। बहुत ही मज़ा आया आज। इससे पहले कि हम लोग रैप अप करें, और मैं तो चाहता हूं कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, हम कम से कम 4-5 एपिसोड आपके साथ करें। और लेकिन अब समय का अभाव तो नहीं बोलेंगे, चलिए फिर कभी सही। समय की हमें रेस्पेक्ट है, समय की, हमें समय की इज्जत है, और हमें समय की इज्जत करनी भी चाहिए। तो नहीं, श्रोताओं की भी अपनी सीमा इस होती है वक्त सुनने की, देखने की। जी। और तो मैं इससे पहले कि हम लोग रैप अप करें, मैं चाहता हूं कि सुनैना अपना कुछ आखिरी शब्द इस एपिसोड के लिए बोले। अच्छा, इससे पहले कि और आप फिर मैं आखिरी शब्द चाहूंगा बोले, कि मैं आप। आपको ये कहना चाहूंगा कि जी मेरी जो पूरी यात्रा है, जयपुर में पला बड़ा और ये शायरी ये सब कुछ है भी, लेकिन अगर मेरी यात्रा जारी है और मैं कर पाया हूँ, तो इसमें बहुत बड़ा रोल, मतलब प्रतिभा बरवाल ने दी, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मानसिक रूप से शांति दी, घर की जिम्मेदारी निभाई, वो मेरी पत्नी है जिनका नाम रेखा है, और जो हम लोग एमए हिंदी लिटरेचर में साथ पढ़ते थे, हम कलीग रहे और फिर हम जीवन साथी हुए। तो ये उनका बहुत बड़ा मतलब मेरा संभाला हुआ कहना चाहिए, सारी जिम्मेदारियां और सारी देखभाल, तो उनकी वजह से मैं शायरी कर पा रहा हूँ और आगे चल रहा हूँ। जी जी, मैंने ये भी देखा कि बीच में वो आपको डेट्स भी याद दिला रही थी। तो जी जी आपके जी जी जी। माइलस्टोन जो मैं जीवन मैं मुझे याद नहीं रहता सब कुछ, उनको सब याद रहता है, एक एक चीज याद रहती है। जी, जी, तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम लोग ट्राइब में रहते हैं। हम लोग रोशनी चाहे एक पर आए, पर उसके पीछे एक बहुत लंबी लाइन होती है लोगों सही है, की, सही सही। जिन्होंने आपको स्टेज पे लेके आए। तो ये आई एम वेरी हम्बल्ड दैट यू आर हम्म टेकिंग हर नेम एंड वेरी हैप्पी टू हियर। हम्म। वो भी शायरी करती हैं? नहीं, वो कविताएं लिखती हैं और उन्होंने कहानी भी लिखी है, और वो सोशल उस पर सब्जेक्ट्स पर उनके आर्टिकल्स वगैरह भी अखबार में छपते रहे, तो यानी वो भी और हिंदी लिटरेचर में वो पढ़ाती नहीं यहाँ पे, जी। वो भी, तो तो मैं हिंदी में हम तो मैं जी। ये चाहूँगी कि अब हम आपकी किताब अगली कब आए, इससे अच्छा सवाल ये होगा कि उनकी किताब कब आ रही है? उनकी भी आएगी, आएगी जल्दी आएगी। जी
कभी हम उनसे भी एक्चुअली अगर आप वो एग्री करें तो हम लोग उनसे भी बात करना चाहेंगे कभी, हम्म, जी जरूर जरूर उनके जरूर। उनके साहित्य सृजन के बारे में, और कैसे वो क्या वो आपके आपके रचनाओं का कुछ आकलन करती हैं या फीडबैक देती हैं, या ऐसा कुछ इस तरीके की मजेदार मजेदार तो बातें। अगले एपिसोड में उनको भी शामिल कर लेंगे हम लोग, है ना? जी, जी उनके भी। जी, जी। जी हम्म, जी, बहुत अच्छी बात है। तो हम्म, इससे पहले मैं ये बोल रहा था कि सुनैना, आप क्लोजिंग रिमार्क्स दें, और उसके बाद हम एंड करेंगे आपकी ही कुछ, जो हाँ। आपका सबसे पसंदीदा कलाम हो, उससे हम इस एपिसोड को अंत करना चाहेंगे। तो सुनैना, पहले आप इसका समापन, और फिर राजेश रेड्डी साहब। जी, राजेश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपसे आज बात कर सकें। आपका जी जो मुझे भी आपकी अच्छा लगा। जी, जी, आपका सफ़र जो है कहीं न कहीं उसके उसमें आप हम हमें पीछे लेके गए, और हम लोग एक टाइम मशीन में बैठे थे, हम्म, जिसमें हम आपके साथ चले। हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि आपके जो इन्फ्लुएंसेस हैं, इंस्पिरेशंस हैं, जीवन ने आपको किस तरह से तराशा है, और हम सब के जो कुछ-कुछ पसंदीदा आर्टिस्ट हैं, उन्होंने आपके गीत, ग़ज़लें क्यों चुनी, ये भी हमें समझ आया। और एक जो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि एक राइटर्स ब्लॉक के बारे में बताया, उससे कैसे निकलना है, क्योंकि एक किताबी बात करना अलग है, लेकिन कुछ टूल्स जो हम कहते हैं कि जो लोगों को चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मैंने अक्सर देखा है कि लोगों को दिक्कत होती है तो समझ नहीं आता क्या करें। तो आपने बताया कि शायरी का रियाज़ पढ़ना है, गज़लों को पढ़िए, कविताओं को पढ़िए, तो दैट हेल्प्स अ लॉट। अ मुझे शायद हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे, और फिर से हम आपसे बात करेंगे। आपके सफ़र की अगले पड़ाव की ओर जाएँगे। आपने आज वक़्त दिया, ये बहुत बड़ी बात है, वी रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। मैं चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम का, इस गुफ्तगू का अंत ना हो, लेकिन अंत ना हो उसके लिए हम एक सिरा ज़रूर जोड़ना चाहेंगे, और वो सिरा आपके ही किसी कलाम से जुड़ेगा। आपकी कोई ग़ज़ल हमें सुनाइए। पहले तो मैं आप दोनों का, मनीष जी, सुनैना जी, दोनों का शुक्रगुजार हूँ आज की शाम अपने सुनने वालों के साथ इस तरह से जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी बातचीत रही, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, अच्छे सवाल रहे, और बहुत आत्मीय ढंग से हमारा सारा ये सिलसिला चला। और आखिर में अभी जगजीत जी की बात हम लोगों ने की, तो ये जो गज़ल मैं सुनाने जा रहा हूँ ये नई गज़ल नहीं है, लेकिन ये जगजीत सिंह साहब के आखिरी एल्बम की पहली गज़ल है। वो अच्छा। एल्बम जो रिकॉर्ड हुआ और वो रिलीज होने से पहले वो इस दुनिया से चले गए, तो ये अनरिलीज एल्बम है जो चित्रा सिंह जी किसी न किसी वक्त शायद कभी रिलीज करेंगी। तो ये गज़ल मैं उन्हीं को फिर एक बार याद करते हुए और ये गज़ल पेश कर रहा हूँ, सुने। जाने कितनी उड़ान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है, जाने कितनी उड़ान। और एक खासियत, जितनी बटनी थी बट चुकी ये ज़मीं, जितनी बटनी थी बट चुकी ये ज़मीं, अब तो बस आसमान बाकी है, अब तो बस आसमान बाकी है, जाने कितनी उड़ान। और इसी सिलसिले का शेर, अब वो दुनिया अजीब लगती है, अब वो दुनिया अजीब लगती है, जिसमें अमनो अमान बाकी है, जाने कितनी उड़ान। शुक्रिया। और ये शेर देखिए, खास जिंदगी का सिलसिला सबके साथ, इम्तिहान से
गुजर के क्या देखा, इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान बाकी है, जाने कितनी उड़ान। गजल का आखिरी शेर, खास शेर, हर युग का सच है। देखें, सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में जुबान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है। नमस्कार।